नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी 14 सितंबर को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती आरक्षक संवर्ग जीडी जनरल ड्यूटी सामान्य ड्यूटी का और भी जो ट्रेड है उनका, उसके एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसमें आज की ये अगली कड़ी है, अगला एपिसोड है, अगला वॉल्यूम है। ठीक है, 11वें नंबर की सीरीज है दोस्तों। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के योगेन सर भी पढ़ाएंगे, मेरे बाद वो क्लास लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में, बिल्कुल हिलिएगा डुलिएगा मत, एकदम टारगेट पे बैठे रहिए और निशाना लगाते रहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी हमारी क्लास चल रही है, आप लोगों का क्वेरी भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों की प्रतिपुष्टि भी बहुत अच्छी आ रही है। जो डाउट सेक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम 5 मिनट डाउट सेक्शन भी करेंगे। आज चूंकि ये पढ़ना है हमको आपके 50 क्वेश्चन लगभग, छत्तीसगढ़ जीएस इंडिया जीएस दोनों को मिला के ये तो करना ही है। 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के योगेन सर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को चालू करते हैं। बहुत से स्टूडेंट का मैं कमेंट देखता हूं, तो देखिए कुछ पुराने क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, वो हम कर रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी हम फॉर्मेशन में ला रहे हैं, कूट कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इस सीरीज में आपको पुलिस विभाग से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन बहुत मजेदार मिलने वाले हैं, जिनके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं इस क्लास को। सभी को अभी गणेश चतुर्थी का जो पावन अवसर है उसकी बहुत बहुत बधाइयां, और पढ़ाई को बनाए रखिए, स्पीड को बनाए रखिए। आखिरी 15 दिन है, इस 15 दिन में जो जबरदस्त टाइप से पढ़ेगा और उससे भी जबरदस्त टाइप से रिवीजन करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, डफला मिसमी आबोर मीरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये सब पहाड़ियों के नाम है भैया, डफला मिसमी आबोर मीरी, है ना सर? ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये पूछा था हॉस्टल वार्डन में भी, हॉस्टल वार्डन या आपके जो एडीओ में भी पूछा था, हॉस्टल वार्डन, ये सब एग्जाम में अभी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अपन भी इसको पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, आबकारी आरक्षक से सरल पेपर आएगा, लेकिन ज्यादा सरल नहीं आएगा। पेपर कठिन कभी भी नहीं होता है, पेपर मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट भी कैसे रहेगा? 100 क्वेश्चन में से इसमें तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पेपर मॉडरेट लेवल को टच करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जीएस इंडिया हो या छत्तीसगढ़ हो, ये नॉर्मल और सरल रहेंगे। मैथ्स में जो गेम होना है वो होगा, तो मैथ्स अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पेपर कठिन नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। ठीक है, डफला मिसमी आबोर मीडी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया अरुणाचल प्रदेश में है आपकी डफला मिसमी आबोर और मीरी की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद मेघालय में है गारो जयंती और खांसी की पहाड़ियां। ठीक है, तो डबला मिसमी और आबोर पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको यहां पे समाहित किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन की पहचान करिए। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। बिल्कुल सही, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली पर्वत, जो कहां पे? राजस्थान, गुजरात राजस्थान में फैला हुआ है, दिल्ली तक जाता है, दिल्ली में इसको दिल्ली की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है मोरदार प्रकृति का। कैसा? अवशिष्ट पर्वत है मोरदार प्रकृति का, है ना? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, कई बार पूछा है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है, क्या है? पर्यटन स्थल है। माउंट आबू कहां है? अरावली पर्वत पर। और यहीं पर है जैनियों का प्रसिद्ध कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो भी कहां है? अरावली पर्वत पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोमर घाट पहाड़ी दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पूछा जा सकता है गोमर घाट पहाड़ी दर्रा कहां है? ये भी अरावली पर्वत पर है। पांचों कथन सही है। सर आप इतना सरल, सरल नहीं है भैया, मैं पढ़ के बता दिया, सही है तो आपको सरल लग रहा है, इसीलिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि आप रिवीजन कर सको, इससे सीधा सीधा रिवीजन कर सको। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, माउंट आबू यहीं पे है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पे है। ठीक है, सृष्टिपाल और कौन से पाल एक और नाम है, उन्होंने बनवाया था। ठीक, गोमर घाट पहाड़ी दर्रा वो भी अरावली पर्वत पर है। तो इसमें क्या सही है? इसमें डी, पांचों सही है। ये इसको आपको रिवीजन करना है बढ़िया जबरदस्त टाइप से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कला संस्कृति से कूद, डांडी नाच और रऊफ
कूद, डांडी नाच और रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? कूद, डांडी नाच और रऊफ, तो भैया ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कौन सा? कूद, डांडी नाच और रऊफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आप देख लीजिए, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद है भैया आगरा के किले में। कहां है? आगरा के किले में। इसको कौन बनाया था? शाहजहां बनवाया था। कहां बनाया था? शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। अब एक है मोती मस्जिद, कहां? मोती मस्जिद कहां? दिल्ली के लाल किला में। कहां? दिल्ली के लाल किला में है। मोती मस्जिद एक कहां है? दिल्ली के लाल किला में। और इसको किसने बनाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। याद रखना, दो मोती मस्जिद है, एक आगरा के किले में है जिसको शाहजहां ने बनवाया, एक दिल्ली के लाल किले में है जिसको औरंगजेब ने बनाया। तो यहां पे दिल्ली तो है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? आगरा आएगा। ठीक है, देखिए 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से झंडा कौन फहराता है? आपका प्रधानमंत्री। 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, फटाफट करते हैं, है ना। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? रेलवे और एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी, है ना, सभी एसएससी जीडी के जो भी पोस्ट आते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। और पूछा जाता है किसने बोला है? बोला है वेलेंटाइन सिरोले ने। किसने? वेलेंटाइन सिरोले ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी, है ना, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट इनकी पुस्तक थी। वेलेंटाइन सिरोले की पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट। उसमें इन्होंने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? है ना, तो 1857 के विद्रोह के नायक मंगल पांडे ने कहा? बैरकपुर में। कहा? बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी। कहानी क्या हुई? 29 मार्च, ये डेट भी पूछा जाता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, ठीक है, कौन से रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट में थे ये। क्या किए? लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की। ठीक है, उसके बाद गोली किसको मानी? ह्यूडसन, है ना, ह्यूडसन को क्या की? गोली मारी। ठीक है, 1857, क्या चर्बी लगे कारतूस के कारण क्या हुआ था? विद्रोह हो गया था। धीरे धीरे विद्रोह बहुत खतरनाक हो गया। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट में कौन? मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और ह्यूडसन को गोली मार दी। ठीक है, उसके बाद किसको? मंगल पांडे को। कब? 8 अप्रैल, ये भी पूछा जाता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इसमें झांसी की रानी तात्या टोपे, इन लोगों की भी क्या हुई? मृत्यु हुई 1857 की क्रांति में। ठीक है, उसके बाद ये 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने, पहला आदमी है जो क्या बोला था? क्रांति का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद लाया गया। अब पूरे अधिकार उठा के किसको दे दिए गए? भारत के क्राउन को दे दिए गए। ठीक है, चलिए ये हो गया बैरकपुर। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसी का अधिवेशन कहां? ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र बेलगाम 1924 में। कहां? कर्नाटक, बेलगाम 1924 में। कांग्रेस की जो भी बैठक होती थी उसमें एकमात्र बैठक में गांधी जी ने अध्यक्षता की है, बेलगाम 1924 में। क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्याग पत्र दिया? गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्याग पत्र दिया, 2 बार।
एक 1925 को और दूसरा आपका 1930 को। कई जगह आपको 3 बार भी मिलेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने 2 बार कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था और बोला था मैं क्या कि इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ी संस्था खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का कथन था ये। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र बैठक हुई है बेलगाम कर्नाटक 1924 में। चलो बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम करने के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? वैक्सीन की बात कर रहा है ना, ड्रॉप की बात नहीं कर रहा है, वैक्सीन की बात कर रहा है। तो पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी आपका किसने? जोनास ई साल्क ने, ठीक है। सर पोलियो का तो ड्रॉप पिलाते हैं, हाँ भाई पिलाते हैं, उसका भी मैं बता रहा हूं। पोलियो की वैक्सीन, वैक्सीन कौन बनाई थी? जोनास ई सॉल्क ने बनाई थी, ठीक है। और पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप किसने बनाया था? पोलियो ड्रॉप बनाया था अल्बर्ट साबिन ने, ठीक है। अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप को बनाया था। तो यहां पे वैक्सीन ही ज्यादा पूछता है। वैक्सीन किसने? जोनास ई साल्क। और पोलियो ड्रॉप किसने? अल्बर्ट साबिन ने, है ना। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये भी पूछा जाता है। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर, ठीक है। महात्मा गांधी बोल रहा हूं, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं पोलियो का, जागरूकता फैलाते हैं। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने कौन बनाई थी? पोलियो वैक्सीन जोनास ई साल्क। और मुंह से लेने वाले ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। भारत पोलियो मुक्त हो गया है। पोलियो के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सर्वाधिक पोलियो के मरीज पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये जो अभी बरसात में नई नई बीमारियां हो रही है, कौन से मच्छर से क्या, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनोफिलीज मादा, मादा एनोफिलीज मच्छर, ये क्या है? किसकी वाहक है? मलेरिया के, मलेरिया की वाहक है ना। उसके बाद क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर किसकी वाहक है? क्यूलेक्स है फाइलेरिया की, है ना। क्यूलेक्स है फाइलेरिया की। उसके बाद रेत मक्खी, रेत मक्खी किसकी वाहक है? रेत मक्खी है कालाजार की। और सीसी मक्खी, सीसी मक्खी किसका? नींद की बीमारी। मक्खियां क्या होती है? वायरस बैक्टीरिया की वाहक होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान उसको पहुंचा देती है, ठीक है। मक्खी मच्छर ये सब, है ना। तो एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मलेरिया फैलाती है, क्यूलेक्स फाइलेरियासिस फैलाता है, रेत मक्खी कालाजार फैलाता है, सीसी मक्खी नींद की बीमारी फैलाती है, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा है? ऐसे वाले क्वेश्चन को जहां से बन रहा है वहां से बनाना चालू करिए। 4 3 2 1, 4 3 2 है एक, ऑप्शन डी। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, रेलवे का एकदम पेटेंट क्वेश्चन। कई बार 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अब आप लोगों को पढ़ाया है दीपक सर ने चिल्ला चिल्ला के कि नोट कौन जारी करता है? नोट जारी करता है आरबीआई। और नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? नोट पे हस्ताक्षर होते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर के। लेकिन 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। क्योंकि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। कौन? भारत सरकार, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वित्त सचिव। इसीलिए 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है। और 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करती, भारत सरकार जारी करती है। ये जारी करके वो अपना देनदारिता सुनिश्चित करती है, ठीक है। चलिए और बाकी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? आरबीआई गवर्नर के। बाकी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? आरबीआई गवर्नर के। हमारे यहाँ नोट छापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? हमारे यहाँ नोट छापने के लिए न्यूनतम आरक्षण पद्धति। किसका? न्यूनतम आरक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके तहत भारत सरकार के पास 200 करोड़ का क्या होना चाहिए? 200 करोड़ का संपत्ति होना चाहिए। किसके पास? आरबीआई के पास 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, तभी वो नोट छाप पाएगा। जिसमें 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। और 85 करोड़ का क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्रा और बॉन्ड।
विदेशी मुद्रा और बॉन्ड होना चाहिए। कितना? 85 करोड़ का। हमारे यहां ठीक है कभी भी इससे कम नहीं हो सकता पैसा। इतना पैसा रहेगा तभी नोट छपेगा। क्यों? क्योंकि वो कागज में लिखे रहता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर मान लो आपका नोट चले गया चीन, तो चीन आपके नोट को तो कुछ नहीं करेगा, हवाई जहाज बना के उड़ा देगा। तो वो क्या करेगा? आपका नोट वापस करेगा और उसके बदले आपसे अपना मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा उसका है, वो मांगेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है मैं धारक को, ये 100 का नोट जिसके पास होगा उसको उतना पैसा अदा करने का वचन देता हूं। कौन दे रहा है? आरबीआई गवर्नर। याद रखना हमारे यहाँ नोट छापने का न्यूनतम आरक्षण प्रणाली है, जिसमें आरक्षित अमाउंट कितना है? 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा और बॉन्ड होने चाहिए, तभी नोट छपेगा। ठीक है, जितना का नोट छपता है उतना सोना किसके पास रखाया जाता है? आरबीआई के पास, ताकि भुगतान किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि है क्या? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून है ना। 1 जुलाई से 30 जून। पहले क्या था? पहले जनवरी से दिसंबर था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जुलाई से जून होता है। पहले क्या था? ये जनवरी से दिसंबर था। इसको कब बदला गया? 1940 से बदला गया। 1940 से क्या हो गया? जुलाई से जून हो गया। 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, और सामान्य बैंकों का लेखा वर्ष और भारत सरकार का लेखा वर्ष कितना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये सामान्य लेखा वर्ष है जो भारत सरकार और अन्य बैंक अपनाती है। आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। और आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। पहले जनवरी से दिसंबर था, 1940 से बदला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रकार हैं और किस चीज के प्रकार है? अयस्क है और प्रकार। ठीक है, तो मेरे को पता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट किसका है? लिग्नाइट है कोयले का। लिग्नाइट कोयले का। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका है? लोहे का। पायराइट किसका है? तांबे का। ठीक है, चलिए तो इस अनुसार ऑप्शन क्या हो गया? लिग्नाइट कोयला, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट लोहा और पायराइट तांबे का। भारत में तांबा कहाँ? भारत में तांबा राजस्थान के खेतड़ी झुंझुन में मिलता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है भारत में तांबा कहाँ मिलता है? राजस्थान के खेतड़ी में। और खेतड़ी के महाराज ने ही विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी, स्वामी विवेकानंद कहा था। ठीक है, कई बार पूछा गया। अगर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा जो आपका एग्जाम होने वाला है आरक्षक का, उसके कोर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, अपडेटेड क्लास है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा 799 में आपको मिल जाएगा, है ना, 799 में। और यही कोर्स का आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी है, टोटल 20 टेस्ट है, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज है और 5 फुल लेंथ है। ये आपको 149 रुपए में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, अपने रिवीजन को पुख्ता करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज तो करना ही चाहिए। कहीं से भी करिए, ऑनलाइन करिए, कहीं भी करिए, यूट्यूब में फ्री भी करिए। टेस्ट सीरीज से आपको यह पता चल जाता है कि आप कहां कमजोर हो, कहां गलती कर रहे हो। तो दोस्तों इस कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जो ऐतिहासिक भर्ती छत्तीसगढ़ में होने वाली है, शिक्षक भर्ती, उसके भी हमारे यहाँ क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो कंफर्म एग्जाम है आपका फरवरी में होने वाला है, किसका? फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है, किस चीज का? सीजी टेट का। ठीक है, तो सीजी टेट का भी हमारे यहाँ क्लास चलाया जा रहा है। अगर आप शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा के एग्जाम के लिए कुछ भी जानकारी चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं और योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर से संस्था का मोबाइल ऐप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके
हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। एडीआई में भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का रहा है, जो आप हमारे साथ जुड़ के इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत पे क्या कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं। तो जरूर बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाक जल डमरू किन देशों के मध्य है? पाक जल डमरू। अब जो बच्चा बिगनर है, नया तैयारी करा रहा है, पाक मतलब पाकिस्तान, मार देगा पाकिस्तान और चीन, कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, क्या पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी किसके बीच है? श्रीलंका के बीच। क्या क्या है? पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, है ना। ये कहां है? ये है भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा, पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? ये क्वेश्चन हमेशा से पूछते आया है दोस्तों, हमेशा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य कौन सी नदी बहती है? तो मैं बता दूं, यहां पे आदमी कंफ्यूज आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बौरा जाएगा अगर वो ढंग से रिवीजन नहीं करेगा। तो ये कहानी अपन यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत क्या है? विंध्याचल है ना। विंध्याचल पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत, इसीलिए उत्तर भारत की नदी यहां से पर्वत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी और दक्षिण भारत की नदी नीचे बहेगी। अब विंध्याचल पर्वत के बीच में क्या बहेगा? नर्मदा बहेगा। क्या बहेगा? नर्मदा बहेगी। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत के नीचे क्या बहेगी? ताप्ती नदी बहेगी। ठीक है, तो चलिए अब याद रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बोला है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत, फिर ताप्ती नदी। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। सबसे पहले विंध्याचल, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर ताप्ती नदी। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक, और उसके बाद है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों कौन सी घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में। हमेशा पूछता है, नर्मदा और ताप्ती कौन सी घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। चलो, केंद्र स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, कथन है, कारण है मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। चलो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट आपको कहानी बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है भाई? अनुच्छेद 74, ठीक है, 74 बोलेगा क्या? राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद, है ना। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, है ना। राष्ट्रपति 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कहानी समझिए। सबसे पहले अनुच्छेद 74 में बोला है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य और कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो मंत्री परिषद समझ में आ गया, बनाना है। अब मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? बहुमत दल के नेता को। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री क्या होता है? मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है?
राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सांसद का चुनाव जीतता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं जीतता, सांसद का चुनाव जीतता है। और जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा उसी दल के नेता को क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। अब प्रधानमंत्री जिसको जिसको बोलेगा कि ये मंत्री बना दो, राष्ट्रपति उसको वो मंत्री बना देगा। प्रधानमंत्री जिसको जिसको बोलेगा ये मंत्री बना दो, राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री पद पर रहेगा, नहीं तो मंत्री पद से हट जाएगा। मंत्री पद से हट जाएगा तब भी वो अपने जिले का क्या रहेगा? सांसद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे केंद्र स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा निकाला जा सकता है, गलत। केंद्र स्तर के मंत्री को कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति किसकी सलाह से निकालेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किया, प्रधानमंत्री की सलाह से हटाएगा। राष्ट्रपति पूरा काम किसके सलाह पर करता है? मंत्री परिषद के। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? नाम मात्र का प्रमुख। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, क्योंकि वही जैसा बोलेंगे वैसा राष्ट्रपति करेगा। तो केंद्र स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री नहीं हटाता, राष्ट्रपति हटाता है। कोई भी मंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो अपने लेटर में एड्रेस किसको करेगा? राष्ट्रपति को, ना कि प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच क्या होता है? मध्यस्थ होता है। वो मंत्री परिषद की बातों को राष्ट्रपति को बताएगा, राष्ट्रपति की बातों को मंत्री परिषद को बताएगा। ठीक है, तो केंद्र स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा नहीं निकाला जाता, राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती, बिल्कुल सही है ना। क्या करेगा? अनुच्छेद 75 किसको? बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो दूसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए गलत है और आर सही है। देखो, पूरा मंत्रिमंडल का कहानी खत्म। ठीक है, ये होना चाहिए दोस्तों रिवीजन का लेवल। ठीक, चलो, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति निम्न में से कौन सी है? तो राज्यपाल की विधायी शक्ति, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति, तो राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना होगा। ठीक है, क्योंकि सदस्यों को नामित करना यह विधायी शक्ति नहीं है ना। विधानसभा विघटित करना यह भी नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना यह विधायी शक्ति है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर काम कौन कर रहा है? विधानमंडल। जहां सबसे ज्यादा अधिकार है राज्यपाल के पास किस पर? अध्यादेश जारी करना। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार कौन? राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और अध्यादेश का उम्र कितना होता है? अध्यादेश का उम्र होता है अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह। ठीक, अध्यादेश जारी करना 213 राज्यपाल और 123 राष्ट्रपति। क्या होता है? कानून बनाने के लिए सदन का होना आवश्यक है। अगर सदन की बैठक नहीं चल रही है तो राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, केंद्र सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश को पारित होने, जारी करने के बाद 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। अगर सदन की बैठक नहीं हो रही है तो यह कितने समय तक चल सकता है? 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि दो सदन के बैठक के बीच कितना गैप हो सकता है? अधिकतम 6 माह। 6 माह के बाद क्या होगा? बैठक होगी, और जैसी बैठक चालू होगी 6 सप्ताह के अंदर इसको पास कराना पड़ेगा। पास नहीं कराएंगे तो कानून खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए भारत के भाग। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए, भाग 9 में है पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद भाग 9A, भाग 9 में ए में है क्या? नगरीय निकाय। उसके बाद भाग क्या? 5, 6, 7 संघ क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद भाग 4A मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़ा गया। किसके? सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है,
सॉरी, रूस रूस से लिया गया, मैं आयरलैंड बोल दिया, है ना, रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। कौन जोड़ने बोले थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, अभी हो गए हैं 11। ठीक है, तो ये हो गया, जोड़ी बना लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज, हमारे यहाँ पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद भाग 4 ए में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य 1976 में 42वां संविधान संशोधन, रूस से लिया गया है। उसके बाद क्या है? संविधान का भाग 7, 5, 6, 7 संघ क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या होगा? इसके अनुसार ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, इसका विस्तार संसद के विधायी अधिकार तक है, बिल्कुल सही। जिन विषय पर संसद कानून बना सकता है उसी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। कानून बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले विधेयक को किसी एक सदन में पास होना होगा, उसके बाद वो दूसरे सदन में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तब वो कानून बन जाएगा। अगर मान लो संसद का सदन चल ही नहीं रहा है, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। तो कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो वो बैठे थोड़ी नहीं रहेगा कि जब बैठक चालू होगी नेता मंत्री आएंगे तब कानून बनेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? बिना सदन में पास हुए ही कानून जारी कर देगा, जिसको बोलते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। और इसका विस्तार अध्यादेश किन विषयों पर जारी कर सकते हैं? जिन विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यपाल अध्यादेश किन विषयों पर जारी कर सकता है? जिन विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो अपने अपने कार्य क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है। उसके बाद राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब लोकसभा का सत्र अवसान हो। गलत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। कोई भी सदन, कोई भी एक सदन, कोई भी एक सदन जब सत्र में ना हो, जब सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा सत्र में ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा सत्र में ना हो। आपको पता है कानून तभी बनता है जब कोई भी बिल पहले एक सदन में पास होगा, फिर दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर कोई भी एक सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी एक सदन की बैठक नहीं चल रही है, वो सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और यहां बोल रहा है लोकसभा, तो ये हो गया गलत। यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, बिल्कुल गलत। यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है ना। राष्ट्रपति अध्यादेश किसकी सिफारिश से जारी करेगा? मंत्रिपरिषद की। किसके? मंत्रिपरिषद के। राष्ट्रपति अध्यादेश किसकी सिफारिश पर जारी करता है? मंत्रिपरिषद के। अपने विवेकाधिकार से जारी नहीं कर सकता। तो ये नीचे के 2 गलत हो गए। सही क्या है? 1 और 2। याद रखिए, संविधान संशोधन विधेयक में अध्यादेश जारी नहीं हो सकता और ना ही संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक होता है। दोनों याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं हो सकता और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 और 2 हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन फटाक से, पृथ्वी पर मान्य दिशाओं के आधार मानते हुए कौन से ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? अब आपको पता है ये आपकी पृथ्वी है ना, फटाफट देखते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, और ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूरज कहां उगता है? पूर्व में उगता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, है ना, यम को निकाल दिए हैं, 8 ग्रह हैं। ये 8 में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कैसे? पूर्व से पश्चिम। तो वहां सूरज कहां उगेगा? पश्चिम में। और ये ग्रह कौन से हैं? सेकंड और सेकंड लास्ट। सेकंड ग्रह कौन सा है? सेकंड ग्रह है शुक्र, जिसको पृथ्वी की भगनी ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है, जिससे ये ग्रह बहुत गर्म है, सबसे गर्म ग्रह। और सेकंड लास्ट, है ना, सेकंड लास्ट कौन सा है? अरुण। ये दोनों कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व।
इसीलिए यहां सूर्य ग्रहण पूर्व में होगा, पृथ्वी पश्चिम से सॉरी शुक्र और अरुण ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह घूमेंगे पूर्व से पश्चिम, इसीलिए यहाँ पे सूर्य जो उदय है वो पश्चिम दिशा में होगा, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, इसीलिए यहाँ पे सूर्य उदय पूर्व में होगा, तो पृथ्वी में पूर्व में होगा और यहाँ पे पश्चिम में होगा। तो ऑप्शन कौन सा, 2 और 4 पूछा गया है, सेकंड और सेकंड लास्ट। ठीक, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, है ना, स्टॉकहोम बैठक के बाद प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, और हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, पहले विश्व पर्यावरण की थीम क्या थी, पहले विश्व पर्यावरण की थीम थी ओनली वन अर्थ, क्या, ओनली वन अर्थ, बस एक पृथ्वी। ठीक है, ओनली वन अर्थ। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और पृथ्वी दिवस, है ना, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। ठीक है, चलिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। इंटरनेट के जो आप वेब पेज देखते हैं और इंटरनेट पे जो भाषा यूज होती है वो है जावा। इंटरनेट में जो वेब पेज देखते हैं और इंटरनेट में जो भाषा यूज होती है वो है जावा। और जो आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, है ना, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो किस में बनते हैं, C++ में, तो जावा है। जावा कौन सा लेवल है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, एक्सेल या कहीं भी एक फॉर्मूला पुट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं। MS एक्सेल में अगर आप कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। इसको कौन बनाया था, सी डैक पुणे ने बनाया था। कब, 1991 में। कब, 1991 में। हमने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया, तो दैट्स कॉल इंडियन। अरे नहीं दिए हैं, तुमसे बेटर बना के दिखाएंगे, और बना दिए क्या, परम 8000, परम 6000 नहीं, परम 8000 सी डैक पुणे ने बनाया 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक पिता कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक पिता कहा जाता है विजय भाटकर को। किसको, विजय भाटकर को। इन्होंने परम सीरीज के कंप्यूटर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इनको पद्मश्री पद्म भूषण भी अवार्ड मिला है। ठीक है, विजय भाटकर। चलो अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया था, पूछा ही जाएगा। किसको, अनुच्छेद 40। कहां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कहा गया है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्यों का मन होता था तो वो ग्राम पंचायत बनाते थे, नहीं तो नहीं बनाते थे। 73वां संविधान संशोधन लाया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और अब पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या हो गई है, कंपलसरी हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये पंचायती राज की समिति और उसके कार्य देखो। बलवंत राय मेहता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये बोले कि अगर गांव का विकास करना है तो पंचायती राज बना के उसको पावर दो। GV राव समिति, विकेंद्रित आयोजना। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन हुआ है वो फॉर्मेट लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का ही था। पंचायती राज को संविधान में शामिल करके कंपलसरी बनाया गया। ठीक है, PK थंगुन समिति, किसको, पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4 समिति पूछता है भैया, याद कर लीजिएगा। चलो छत्तीसगढ़ के लोकोत्या हाना, जुच्छा हाथ होने का अर्थ क्या है, जुच्छा हाथ होना खाली हाथ होने का अर्थ होता है,
विधवा होना। क्या होता है? विधवा होना। हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं वो खाली हाथ है, वो माई लोगिन तो खाली हाथ है, जुच्छा हाथ हो गए, तो क्या हो गया? विधवा होना, है ना। और विधवा स्त्री लोग स्टेनलेस स्टील या स्टील की एक चूड़ी पहनती जिसको बोलते हैं पटा, ठीक है। तो जुच्छा हाथ होना मतलब विधवा होना। अगला क्वेश्चन दो देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसन घर द्वार तैसन डैश, जैसन दाई दादा तैसन लइका। तो जैसन दैसन घर द्वार तैसन तैसन फरीका, है ना। जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फरीका, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। फरीका का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। तो भैया जैसा जैसा घर रहता है वैसे दरवाजा बनाया जाता है। बड़े घर का बड़ा दरवाजा, छोटे घर का छोटा दरवाजा। वैसे ही जैसे जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे बच्चा रहेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। किसने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? आपको पता है रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। रायपुर में स्थापना हुई 1921 में सत्याग्रह आश्रम। और धमतरी में सत्याग्रह आश्रम 1930 किसने? सुंदरलाल शर्मा जी ने ही की थी। किसने? सुंदरलाल शर्मा जी ने, ठीक है। दो सत्याग्रह आश्रम, रायपुर में 1921, ठीक है, और धमतरी में 1930। अगला क्वेश्चन, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना गोपाल कवि ने की थी। गोपाल कवि किसके चरण कवि थे? राजा कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी रचना थी क्या? खूब तमाशा। खूब तमाशा। और इसमें इन्होंने किसकी आलोचना की है? औरंगजेब की आलोचना की है। औरंगजेब की आलोचना। ये पूछा जाता है कि गोपाल कवि ने कौन सी रचना में औरंगजेब की आलोचना की थी? खूब तमाशा में। राज सिंह के कवि थे, दरबारी कवि थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं। आप बताइए भाई, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? जो सदन में सबसे वरिष्ठ हो। वरिष्ठ उम्र के अनुसार नहीं, वरिष्ठ कार्यकाल के अनुसार। जो सदन में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत के आता है उसको बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह। कौन थे? महेंद्र बहादुर सिंह। और छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 14 दिसंबर से 19 दिसंबर कहां हुआ? राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। कहां? राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। यह भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे प्रोटेम मतलब होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के कितने प्रतिशत टीन का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत के 100% टीन का उत्पादन करता है। हमारे यहाँ केवल दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में टीन पाया जाता है। दंतेवाड़ा के क्या? तोंकापाल कटे कल्याण क्षेत्र में, है ना, देख लीजिएगा मिलता है ना। दंतेवाड़ा में 100% टीन। हमारे यहाँ टीन क्या है? सामरिक महत्व की धातु है, बहुत उपयोगी धातु है। पूरा 100% हम उत्पादित करते हैं। मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर है? मोंगरा बैराज परियोजना आपका शिवनाथ नदी पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ ऊर्जा संसाधन के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व की स्थापना 1958 में की गई थी। बिल्कुल सही। कोरबा पूर्व की स्थापना 1958 में की गई थी। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। किसके? जापान के सहयोग से। अटल बिहारी वाजपेयी तापित विद्युत संयंत्र तेंदुभाटा की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र कहां? जांजगीर चांपा में। कहां? जांजगीर चांपा में। 1000 मेगावाट है, 2015-16 से चल रहा है, ठीक है। 500 का 2 टरबाइन है, ठीक। उसके बाद सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट है, 3.5 का 2 टरबाइन है। सीकासार जल विद्युत परियोजना गरियाबंद पैरी नदी पर। कौन सी? पैरी नदी पर। सभी सही है ना। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व 58 में बना जापान के सहयोग से। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा तेंदुभाटा की कुल उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। कहां? जांजगीर चांपा में। 2015-16 में 500 की 2 इकाई है। सीकासार जल विद्युत परियोजना 3.5 की 2 इकाई है, पैरी नदी गरियाबंद में। सभी सही है। याद रखिए कोरबा 1, कोरबा 2 और कोरबा 3 ये तीनों बंद हो चुका है, डीकमीशन हो चुका है।
अभी क्या चल रहा है, कोरबा पूर्व, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत परियोजना, वो चालू है। चलिए अब बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पूरे नए क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य परियोजना 1972 में चलाई गई। 1972 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कांकेर के पछानजूर में बसाया गया। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ में मुख्य दंडकारण्य परियोजना कब चलाई गई, 1972 में। मुख्यालय था जगदलपुर। और यहाँ पे उस समय जो इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश बनाया, तो वहां से जो शरणार्थी आए हुए थे उनको कांकेर के पखानजूर में बसाया। तो आपको कांकेर के पखानजूर में बहुत बंगाली मिलेंगे, वो शरणार्थी के रूप में आए थे बांग्लादेश से। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें से कई क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिलेंगे दोस्तों। गढ़ धनौरा, ठीक है, गढ़ धनौरा, जटायु शिला, भोंगापाल और टाटामारी किस जिले में स्थित है? ये सब स्थल किस जिले में है? गढ़ धनौरा, जटायु शिला, भोंगापाल, टाटामारी, ये है आपका कोंडागांव जिला। टाटामारी तो इतना मनमोहक हिल स्टेशन है कि आप पूछो मत, जाओगे आपका मन लहर जाएगा एकदम, है ना। यहीं पे पहला कांच का ब्रिज बना रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, भोंगापाल, भोंगापाल किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है भोंगापाल। ठीक है, उसके बाद जटायु शिला, ये रामायण कालीन स्थल है। क्या है ये? रामायण कालीन स्थल। ठीक, ऐसा माना जाता है जटायु और श्री राम का भेंट यहीं हुआ था। गढ़धनौरा पुरातात्विक स्थल है, ये कहां पे है? ये कोंडागांव में है सब। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया भैया। निम्न कथनों पर विचार करिए। बस्तर रियासत में काकती वंश का शासन था। हाँ भाई, काकती वंश, अन्नम देव ने बनाया था काकती वंश। ठीक है, काकती वंश का शासन था। 14 रियासतें, देखिए क्या हुआ, कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ बनाए, है ना। छत्तीसगढ़ की पहचान मिस्टर चिस्म ने की। छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विट्ठल राव दिनकर ने बांटा। 27 परगनों को 8 परगनों में एगेन्यू ने बांटा। और 8 के बाद ये परगने 9 हुए, बाद में यही परगने क्या बन गए? रियासत बन गए। आजादी के समय बस्तर में 14 रियासतें थी और सबसे बड़ी रियासत कौन थी? बस्तर थी, है ना। और जब बस्तर रियासत का 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया था। ठीक है, उसके बाद बस्तर का जिले के रूप में गठन कब किया गया? 1948 में किया गया। सत्य कथन की पहचान करिए। सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। चलिए, तो ये बस्तर में कौन सा वंश? काकती वंश था। 14 रियासतों में सबसे बड़ी बस्तर रियासत थी। 18 में जब अपन मिले कहा? भारत में, भारत संघ में रियासतों का विलय हुआ तो हस्ताक्षर कौन किए? प्रवीर चंद्र भंजदेव। बस्तर जिले के रूप में गठन कब हुआ? 1948 में ही हुआ। सभी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहाँ है? एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम को बोलते हैं नृजाति म्यूजियम, है ना। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मतलब एक हिसाब से मानव विज्ञान, मानव का म्यूजियम है वो। तो वहां पूरे जनजातियों के अवशेष और उनकी जानकारियां सहेजी गई है। तो हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम है कहाँ? जगदलपुर में। एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहाँ है छत्तीसगढ़ में? जगदलपुर में। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन। जगदलपुर का प्राचीन नाम जादूगुड़ा था। ठीक है, स्थानीय राजा ने राजधानी बनाने के लिए जगदू महाराज से जमीन खरीदी और इसे अपनी राजधानी बनाई और उसी के नाम पर क्या पड़ा? इसका नाम जगदूगुड़ा पड़ा। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। जगदलपुर का प्राचीन नाम जगदूगुड़ा था। स्थानीय राजा ने राजधानी बनाने के लिए जगदू महाराज से जमीन खरीदी और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और यही महारा कन्या पर क्या आती है? बस्तर के दशहरे में देवी आती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी, बैताल रानी घाटी छुई खदान तहसील में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही। बैताल रानी घाटी अभी खूब चल रहा है। यहां बहुत सुंदर घाटी है और यहां 9 खतरनाक मोड़ है। 9 खतरनाक मोड़ है। कैसे मोड़ है? ऐसे पूरे जिग जैग मोड़ है। ठीक है, 9 मोड़ है बैताल रानी घाटी में और ये कहाँ है? छुई खदान तहसील में है। इस घाटी का नाम गोंड राजा की रानी के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सत्य है। बैताल रानी घाटी छुई खदान तहसील में है और गोंड राजा की राजधानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चलिए, इस राज्य में मां करेला भवानी मंदिर कहाँ स्थित है?
माँ करेला भवानी मंदिर बहुत फेमस है, पूछा गया एक बार। आप अगर जाओगे डोंगरगढ़ उसी क्षेत्र में है, तो माँ करेला भवानी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? माँ करेला भवानी मंदिर है गंडई जिला, गंडई में। माँ करेला भवानी मंदिर कहाँ पहुंचता है, में कहाँ पड़ता है? गंडई में। बहुत तेज सीढ़ी है, और जब आप माँ करेला भवानी मंदिर के ऊपर टॉप में जाओगे और देखोगे तो आपको दूर से डोंगरगढ़ का मंदिर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है गंडई में, है ना। तो इस राज्य में माँ करेला भवानी मंदिर गंडई में स्थित है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन एडीआई में पूछा था, पचराही कहाँ है? पुरातात्विक स्थल पचराही कबीरधाम जिले में स्थित है। अब तो सबको याद हो जाएगा, है ना। पुरातात्विक स्थल पचराही कहाँ है? कबीरधाम जिले में स्थित है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल पचराही कबीरधाम जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह छिंदक नागवंशी शासकों से संबंधित है, गलत। जब कबीरधाम में है तो क्या होंगे? फणी नागवंशी शासक। कौन से? फणी नागवंशी शासक। कौन से शासक से संबंधित है? फणी नागवंशी शासक। तो कारण गलत हो गया, कथन सत्य है, कथन सत्य है और कारण असत्य है। पुरातात्विक स्थल पचराही, इसका नाम पचराही क्यों पड़ा? 5 रास्तों के कारण, 5 रास्तों के कारण इसका नाम पचराही पड़ा है। ठीक है, चलिए, और ये कबीरधाम जिले में स्थित है पचराही, पुरातात्विक स्थल है, और ये फणी नागवंशी शासकों से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक किस स्थान को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है बेलपान। बेलपान कहाँ है? बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक बेलपान, बिलासपुर। यहां से छोटी नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी? छोटी नर्मदा, और ये मनियारी की सहायक नदी है। मनियारी की सहायक नदी है छोटी नर्मदा, और ये बेलपान बिलासपुर से निकलती, इसलिए छत्तीसगढ़ का अमरकंटक बेलपान को कहा जाता है। चलो बढ़िया क्वेश्चन आया है। रतनपुर का गज किला रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था, बिल्कुल सही। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर का गज किला बनाया था। किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थापित है जो अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर रही है, बिल्कुल सही। ये भी कथन सही है, ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा है। किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थापित है जो अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर रही है? तो किसमें? रतनपुर के गज किले में। रतनपुर का गज किला रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। यह ऐसी मूर्ति है रावण की जो अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कथन और कारण दोनों सत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य है। देखिए, गज किला रतनपुर है, और गज दरवाजा कवर्धा के किले का दरवाजा गज दरवाजा है, हाथी दरवाजा। हाथी दरवाजा बोलेगा कवर्धा, गज किला बोलेगा रतनपुर, है ना। 20 दुआरिया मंदिर कहाँ स्थित है? 20 दुआरिया नाम पड़ा है 20 दरवाजे के कारण, 20 दरवाजे के कारण इसका नाम 20 दुआरिया, और यह मंदिर है बिलासपुर में। 20 दुआरिया मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, इसका अन्य नाम है सती मंदिर, अन्य नाम है सती मंदिर। ऐसा माना जाता है राजा लक्ष्मण साय, राजा लक्ष्मण साय की 20 रानियां यहां पे क्या हुई थी? सती हुई थी। राजा लक्ष्मण राय की 20 रानियां यहां सती हुई थी, इसीलिए इसे सती मंदिर कहते हैं, और 20 दरवाजे के कारण इसे 20 दुआरिया मंदिर भी कहा जाता है। कहां है ये? बिलासपुर जिले में। ठीक है, आरंग मंदिरों की नगरी कहते हैं। सिंघनपुर की गुफा किस पहाड़ी में है ना? तो सिंघनपुर की गुफा है चंवर ढाल पहाड़ी में। सिंघनपुर की गुफा है चंवर ढाल पहाड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नामित किया गया था? 6वीं विधानसभा, हमारे यहाँ 6वीं विधानसभा चल रही है अभी, तो 6वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर किसको बनाते? जो सबसे ज्यादा क्या हो, अनुभव हो, जिसको सदन में बैठने का सबसे ज्यादा अनुभव हो, सदन में सबसे ज्यादा समय बिताया हो। कौन? राम विचार नेताम। कहां से चुनाव जीत के आते हैं ये? रामानुजगंज, रामपुर रामानुजगंज से चुनाव जीत के आते हैं राम विचार नेताम। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य में केंद्र में करता है राष्ट्रपति। इसका काम है नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना, और क्या? स्थायी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराना। उसके बाद ये पद किसको दे देगा? स्थायी स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ राज्य में 1858 में किस राज्य की पुलिस मैनुअल पद्धति लागू की गई? अब पुलिस के क्वेश्चन यहां से चालू हो जाएंगे, ठीक है। राज सर को बुला लो नीचे से, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1858 में किस राज्य की पुलिस मैनुअल पद्धति लागू की गई है? तो हमारे यहाँ 1858 में पंजाब पुलिस मैनुअल पद्धति लागू की गई थी। ये पूछा जा सकता है पुलिस से संबंधित बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस राज्य में कितने पुलिस रेंज है? कमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल हमारे 2013 बैच के हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे इष्ट मित्र है ना, निताम साहब से जानकारी ली गई। छत्तीसगढ़ राज्य में 8 पुलिस रेंज हैं। सबसे पहले कितने पुलिस रेंज थे? सबसे पहले थे 5। सबसे पहले कितने थे? 5। जितने संभाग उतने रेंज। दुर्ग रेंज, रायपुर रेंज, है ना, बिलासपुर रेंज, उसके बाद सरगुजा रेंज और उसके बाद बस्तर रेंज। ये 5 थे। उसके बाद एक नया रेंज बनाया गया रायपुर में ही, जिसको बोला गया रायपुर जिला रेंज। 6 हो गए। उसके बाद 2 नए बने, क्या? राजनांदगांव और रायगढ़ रेंज। कुल कितने हो गए? 8 रेंज हो गए, ठीक है। चलिए भैया, तो सबसे पहले दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर रेंज थे। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर रेंज थे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेंज है ये पुराने हैं। उसके बाद रायपुर को जिले को एक और रेंज, 2 रेंज बना दिया गया, एक रायपुर और एक रायपुर जिला। 6 हो गए। उसके बाद राजनांदगांव और रायगढ़ 2 और नया रेंज बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने पुलिस रेंज है? 8। और रेंज में कौन बैठता है? उप पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है। इसी को बोलते हैं आईजी। और आईजी पूरे उस रेंज के अंदर जितने भी जिले होते हैं उसका प्रधान होता है, ठीक है। तो रेंज में कौन बैठता है? आईजी, उप पुलिस महानिरीक्षक। और आईजी के नीचे कौन होते हैं? एसपी, है ना। जिले में एसपी और जिला मिलके क्या बनता है? रेंज में आईजी। और रेंज मिलके क्या बनेगा? राज्य में कौन बनेगा? डीजी, पुलिस महानिरीक्षक। कहां? राज्य में उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज में एसपी, जिले में, ठीक है। उसके बाद सर्कल में डीएसपी, थाने में टीआई, ठीक। चलिए, तो 8 रेंज है, बढ़िया। निम्न में से किस स्थान पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है? किस स्थान पर नहीं है? इसको बोलते हैं पीटीएस। आप लोग का जब भर्ती होगा तो आप लोग पीटीएस जाओगे ट्रेनिंग करने, है ना। तो पीटीएस, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। तो हमारे यहाँ 3 पीटीएस है, राजनांदगांव, माना और मैनपाट में। दुर्ग में पीटीएस नहीं है ना। और हमारे यहाँ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? चंदखुरी में। और उसका नाम है क्या? सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ही है ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ कितने पीटीएस है? 3 है, राजनांदगांव, माना और मैनपाट में 3 पीटीएस है हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए, आप लोग यहीं जाओगे भैया ट्रेनिंग करने। इस राज्य में होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? होमगार्ड का अभी पेपर हुआ है। होमगार्ड की स्थापना क्यों की गई है? पुलिस को सहयोग करने के लिए। पुलिस को सहयोग किस लिए? यातायात और कानून व्यवस्था में लिए। तो होमगार्ड का आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। होमगार्ड का आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। और पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्रणाय साधुनाम, है ना। पुलिस का क्या है? परित्रणाय साधुनाम, सज्जनों की क्लेश से रक्षा, ठीक है। और होमगार्ड का मुख्यालय कहां है? रायपुर, ठीक है। होमगार्ड का मुख्यालय रायपुर और ये पुलिस डीजी के अंतर्गत ही आता है। इसका ध्येय वाक्य है निष्काम सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान किस तिथि को प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अब मैं तो आपको कहानी बताता हूं। हमारी पुलिस ने नक्सल अभियान में बहुत अच्छा काम किया। नक्सलियों को उखाड़ फेंकने में बहुत अच्छा काम किया।
इसीलिए राष्ट्रपति कॉलर या राष्ट्रपति कलर या जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति ध्वज सम्मान, ये मिला है कब? छत्तीसगढ़ पुलिस को 15 दिसंबर 2024 को मिला है। 15 दिसंबर 2024 को मिला है। और किसने दिया है? गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आए थे, है ना, रायपुर आए थे और भव्य पुलिस परेड हुआ। ऐसा परेड एक ही बार होता है जब राष्ट्रपति ध्वज मिलता है। ठीक है, ये सम्मान कितना बड़ा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रपति ध्वज सम्मान कब मिला है? 15 दिसंबर 2024 को मिला है। किसने? अमित शाह रायपुर आए थे, राष्ट्रपति ने दिया है, घोषणा राष्ट्रपति करती है। अमित शाह जब रायपुर आए थे मंत्री जी हमारे, तो पुलिस परेड, भव्य परेड हुआ और यह सम्मान डीजी को प्रदान किया गया। और वहां के बाद जितने भी पुलिस वाले हैं वो अपने बैच के ऊपर क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति ध्वज का मोनो लगाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ध्वज का मोनो लगाएंगे। और 15 दिसंबर 2024 को मिला है। प्रस्ताव कब से भेजे थे अपन? प्रस्ताव भेजे थे 2018 से और मिला कब? 2024 में। किस लिए मिला? नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ये मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। पुलिस के लिए राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य किस क्रम का राज्य है? ठीक है, तो पुलिस के लिए राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश का 12वें क्रम का राज्य है भैया। कौन से क्रम का राज्य है? देश के 12वें क्रम का राज्य है। सोचो, हमारे यहां सभी राज्यों को नहीं मिला है पुलिस ध्वज। ये उन राज्य की पुलिस को मिलता है जो वाकई बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। और हमारे यहां कई पुलिस वीरों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। किस लिए? नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम में। तो नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारे यहाँ क्या पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त हुआ है। कब? 15 दिसंबर 2024 को भव्य परेड हुआ रायपुर में। डीजीजी को दिया गया, पुलिस महानिरीक्षक को दिया गया। किसने प्रदान किया? यहाँ पे छत्तीसगढ़ कौन आए थे? अमित शाह आए थे। घोषणा राष्ट्रपति ने की थी, अक्टूबर में घोषणा हुई थी और दिसंबर में मिला। और छत्तीसगढ़ पुलिस ये प्राप्त करने वाली 12वें क्रम की राज्य है। इससे पहले हरियाणा और उससे पहले असम को मिला था। तो दोस्तों ये आपके जीएस का क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पुलिस रेंज आपको समझ में आ गया। ठीक है, पूछेगा कहां पे 2 रेंज है? रायपुर में 2 है, एक रायपुर और एक रायपुर जिला। ठीक है, उसके बाद पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके संबंध में हमारी संस्था के द्वारा फुल कोर्स भी चलाया जा रहा है, जो आपको मात्र 799 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड और अपडेट पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। उसके बाद पुलिस आरक्षक भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है 14 तारीख को, उसका टेस्ट सीरीज भी हमारी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है मात्र 149 रुपए में। इसमें आपको टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स के संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो फरवरी में सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है और सीजी टेट के एग्जाम दिलाए बिना है ना, आप शिक्षक भर्ती नहीं दिला सकते। तो अगर आप सीजी टेट का एग्जाम दिलाना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था के जो कोर्स है उसको आप देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। आपको पेपर 1 और 2, वर्ग 2 और 3 के लिए ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। वर्ग 1 में सीजी टेट नहीं होता, फोन कर, वर्ग 1 में सीजी टेट नहीं होता अभी तक तो, और ये आपको मिल जाएगा मात्र 999 रुपए में। आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती अब हो सके, शिक्षक भर्ती का जो ज्यादा चांस है वो कब आएगी? सीजी टेट के एग्जाम के बाद ही आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारी संस्था के द्वारा क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, वर्ग 1, 2 और 3 के लिए, और प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर दोस्तों आप
कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट में बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी चल लग रही है, आपके लिए कितनी इफेक्टिव है, आपके कितने काम आ रही है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा, कहीं से भी पढ़ाई करो, जरूर पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई पूछ परख नहीं है, पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगा। जिस हिसाब से अभी माहौल है, वैकेंसीज थोड़ी कम आ रही है, तो आपको पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे दोस्तों कि मैं एग्जाम आएगा उसके बाद पढ़ाई करूंगा, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। वो कब होता है, जब 1215 पर पोस्ट आए और आपका आखिरी में नौकरी लग जाए। नहीं, अब तो आपको शुरू के 200 पोस्ट हैं और आपको शुरू के 100 पोजीशन में आना पड़ेगा, तभी आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऐसा नहीं है जब तक सरकार है तब तक वैकेंसी आएगी, संख्या भले कम हो सकती है। कॉमन सब्जेक्ट का तो तैयारी बिल्कुल रखिए, जिससे कोई भी एग्जाम में अगर वो कॉमन सब्जेक्ट पूछे जाए तो आप उसको बना ले, ठीक है। उसके बाद रिवीजन भरपूर करिए दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं, आबकारी आरक्षक से सरल पेपर ही आएगा आप लोगों का। ये जो आरक्षक का पेपर है, ये मॉडरेट लेवल तक जा सकता है। मॉडरेट भी इसलिए जाएगा क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग है, तो मैथ्स और रीजनिंग को भी बढ़िया से बनाइएगा। जीएस बढ़िया लेवल का आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब जो भी आपके डाउट्स कमेंट में हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट समय लेके पूरा डिस्क्राइब करूंगा। होती है गलतियां हमसे भी, इतना सारा कोर्स है, कई बार मुंह से थोड़ा अलग निकल जाता है, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन के वश गलत लग जाता है। तो मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है, तो आप गलतियों से ही सीखते हैं। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हम साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। तो भैया गलती तो होगी, तो ये जो डाउट क्लास है उसको अपन क्या करेंगे, चालू करेंगे कल के सेशन में 5 मिनट समय लेकर, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी दोस्तों, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। योगेंद्र सर अभी आ ही रहे हैं। योगेंद्र सर आपको आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी अब जरूरी है। कोशिश करेंगे कि हम इसी प्रकार की क्लास लाए जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग का भी रिवीजन हो सके, ठीक है। जीएस का तो मैंने भरपूर क्लास लिया है, अभी और भी लेंगे। और अब करेंट अफेयर्स का भी एक सीरीज चालू करेंगे, इसके लिए करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये पूरे क्वेश्चन हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के, जो अभी योगेंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स भी अपन चालू करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, होप सो आप सभी ने फॉर्म भरा होगा, कोई फॉर्म भरने से छूटे नहीं होंगे, ठीक है। और जो छूट गए होंगे तो अब तो वो छूट ही गए। और मैं बता दूं दोस्तों, अभी आमीन पटवारी का भी पोस्ट आएगा। पोस्ट हालांकि कम है, आमीन पटवारी का पोस्ट हालांकि कम है, लेकिन आपको तैयारी उसकी करनी पड़ेगी, ठीक। तो आमीन पटवारी के लिए भी अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे बहुप्रतीक्षित, हमारे लवेबल सर योगेंद्र सर पधार चुके हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत कम समय होता है कि, हालांकि हम एक ही संस्था में हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन मुखातिब होना, रूबरू होने में कई बार समय लग जाता है। सर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, जो आपने ये मंच प्रदान किया। चलिए। काफ़ी समय से बच्चों की डिमांड थी कि हम एक संयुक्त रूप से सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आएँ, और तो आज ये आपकी डिमांड पूरी होने वाली है। हालांकि हमने एक सेट ऐसा डाला है जिसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ठीक। जितना क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, ठीक उतने ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिले होंगे पिछले सेट में। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वेश्चंस दोनों बचे हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में किसी टैंक को पूरा भर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो शेष टैंक को पूरा भरने के लिए सी को कितना समय चाहिए। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी आपको मिले, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति एक्स दिन में पूरे काम को कर पा रहा है, एक्स दिन में पूरे काम को कर पा रहा है, तो उसके एक दिन का काम होगा 1/x। अगर वो x दिन में पूरा काम कर पा रहा है तो उसके एक दिन का काम होगा 1/x। तो हम यहाँ से इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए बी सी 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में किसी टैंक को पूरा भर सकते हैं। अच्छी बात। ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, तो मुझे ये बताइए कि अगर ए पूरा काम 20 दिन में कर पाता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा। ए का एक दिन का काम बोले सर 1/20 होगा। बहुत सुंदर। उसके बाद बी अगर पूरे काम को 16 दिन में कर पाता है तो एक दिन में उसका काम कितना होगा, 1/16 होगा। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/20 प्लस 1/16। हम इसका अगर एलसीएम ले आपको 80 के रूप में मिलेगा। 20 से ये 4 बार में जाएगा और 16 से ये जाएगा 5 बार में, तो 4 + 5 9, 9/80। तो ए और बी मिलकर एक दिन काम करते हैं तो 9/80 काम निपटा देते हैं। काम का 9/80 हिस्सा खत्म कर देते हैं। ठीक, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये 4 दिन काम करे तो 4 दिन में ये 9/80 तो एक दिन का काम है, 4 दिन में इंटू 4 कर दीजिए और ये इंटू 4 करने से ये डिवाइड हो जाएगा, 9/20 काम निपट जाएगा। 4 दिन तक अगर लगातार काम किए तो 9/20 काम निपट जाएगा। देखिए मैथ्स को हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंस पढ़ते जाएं और उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट में नीचे लिखते जाएं उस इक्वेशन को, तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देखिए 9/20 काम इसने निपटा दिया। बचा कितना काम, बचा कितना है वो मुझे बताइए। तो बचा काम कितना है, 1 से घटा दो क्योंकि पूरा हिस्सा हम 1 मानते हैं। 1 में से 9/20 हिस्सा तो ए और बी ने मिलकर कर दिया। अब बचेगा कितना, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये देखो 9/20 घटा दोगे 11/20 काम बचेगा, 11/20 काम। अब काम बचा है 11/20 और काम किसको करना पड़ जा रहा है, सी को, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने काम छोड़ दिया। तो शेष टैंक को पूरा भरने के लिए सी को कितना समय चाहिए। अब ए और बी काम छोड़कर जा चुके हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, कुछ लोग कुछ ही दिन तक हमारे साथ रहते हैं फिर चले जाते हैं छोड़कर। बस वैसे ए और बी भी चले गए। अब पूरा का पूरा जिम्मा किसको संभालना है, सी को संभालना है। सी पूरे काम को कितने दिन में कर पाता है, 20 दिन में। तो ये बताइए भैया, अगर मैं पूछूं कि आधा काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो बोले सर 20 × आधा 10 दिन में। तो ठीक उसी प्रकार 20 दिन में तो पूरा काम कर पाता है, लेकिन उसको पूरा काम करना है क्या, नहीं, उसको तो 11/20 काम करना है। तो अगर वो 11/20 काम करने जाए, 11/20 काम करने जाए तो कितने दिन में निपटाएगा। 1 मिनट। रिमेनिंग टास्क 1/20 एंड 1/16। 30 80 एलसीएम 4 से गया, ये 5 से गया, 9/80। 4 दिन तक लगातार काम किया, 4 दिन काम किए। एक्चुअली 20 दिन नहीं, ये जो सी है वो 30 दिन में काम कर पाए। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। सी जो है वो पूरे काम को 30 दिन में निपटाता है। ठीक, मैं उदाहरण लेने के चक्कर में ये गलत कर दिया, कोई बात नहीं। जो सी है वो पूरे काम को कितने दिन में कर पाता है, सी पूरे काम को 30 दिन में कर पाता है। ठीक है, ये क्या सिस्टम है, ये सेलेक्ट करने से वापस रबर आ जाता। 30 × 11/20, ये 0 0 कट गया। हाँ दीपक सर, अरे पेन सेलेक्ट करने से रबर आ जा रहा है, ये क्या इशू है। ये पेन सेलेक्ट करने से रबर क्लिक हो जाता है, हुआ क्या आपके में, नहीं हो रहा, चलो ठीक। चलो 0 0 काट देते हैं और ये 2 से ये 1.5 बार में चल जाएगा 1.5, और 11 × 1.5 करेंगे हम, आंसर आ जाएगा 16.5। यानी कि बचे हुए काम को सी कितने दिन में निपटा पाएगा, तो 16 1/2 डेज में, यानी कि 16.5 दिन में कर पाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। बहुत आसान है कंसेप्ट को समझना। जैसे मैं अपने गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ कारणवश मैं गाड़ी की रफ्तार को 60 ना भगाकर 50 भगाऊं, तो मैं अपनी सामान्य चाल से नहीं चला रहा हूँ, मैं चलाता हूँ 60 की स्पीड से, लेकिन कुछ कारण से उसको मैंने 5 थोड़ा कम कर दिया और 50 की स्पीड से चलाने लग गए। तो बस वैसे यहाँ पर भी हुआ है, जो ए और बी के बीच यात्रा हो रही है, चेतन अपनी कार को सामान्य चाल से 3/4 पर चला रहा है। चलो ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बस इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ओल्ड स्पीड और ये है न्यू स्पीड, मतलब पहले जो सामान्य चाल पर चलता था, ऑर्डिनरी स्पीड पर चलता था, वो कितना था, तो मैं ये मान के चलता हूँ 4, उसकी स्पीड रही होगी 4x। तो 4x का 3/4 करूंगा। सर 4x ही क्यों लिए, 4x इसलिए लिया ताकि वो 3/4 से इजिली कट जाए। इसका 3/4 यानी कि 3x। तो अगर वो 4x से पहले चलाता था तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 3x। तो अगर स्पीड का रेशियो 4x और 3x है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3x और 4x। और ये x भी मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, रेशियो में हम इसको भी कंसिडर नहीं करें तो भी चलता है। अब ये बताइए अगर वो क्या बोल रहा है कि अगर वो अपने सामान्य चाल से विपरीत 3/4 चाल में चले तो वो कितने समय लेट पहुंचता है, 33 मिनट देर से पहुंचता है। यानी कि 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है, ये 1x का अंतर है, और 1 बराबर कितना है 33 है। 1 बराबर 33 मिनट है, 1 यूनिट बराबर कितने मिनट है 33 मिनट है। तो ये बताइए अगर ए से बी तक वो यात्रा अपने नॉर्मल चाल से चलता, सामान्य चाल से चलता, तो कितना समय लेता। तो सामान्य चाल से चलेगा तो वो 99 मिनट का समय लगेगा। कैसे, सामान्य चाल में टाइम कितना लग रहा है 3x, तो ये 3 और x भी नहीं लूंगा तो भी चलेगा। तो 3 इंटू 33, क्योंकि 1 के बराबर 33 है तो 3 के बराबर कितना होगा 3 इंटू 33 यानी कि 99। तो वो 99 मिनट्स समय लेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको हिंदी में ही क्वेश्चन देख लो। 2 टैंकर में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान के चलिए एक ये 21 लीटर के कैपेसिटी वाला टंकी है, 21 लीटर के कैपेसिटी वाला टंकी है। समझना बात को, मैं 1 लीटर वाला मग्गा लेके आया तो 21 बार में पूरा एज इट इज खाली कर देगा कि नहीं कर देगा। 2 लीटर वाला एक मग्गा लेके आया है तो 10 बार में तो खाली करेगा, 11वें बार के लिए उसको आधा ही भरेगा। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, मुझे ऐसा कैपेसिटी चाहिए जो पूरा का पूरा खाली कर दे। तो ठीक है, तो 2 लीटर वाला, लेकिन 3 लीटर का जब मैं लाऊंगा तो 7 बार में खाली कर देगा क्या, हाँ। वैसे 4 काम नहीं करेगा, 5 काम नहीं करेगा, 6 काम नहीं करेगा, 7 काम करेगा, 7 लीटर। फिर एक 21 लीटर का ही मग्गा काम कर देगा। इतनी सी बात समझ आई? चलो, तो ये तो खैर एक मग्गे की बात थी। अब मैं चाह रहा हूं 2 अलग अलग बाल्टी लेकर आया, एक का कैपेसिटी है 21 लीटर और दूसरे की कैपेसिटी है 28 लीटर। अब इसके लिए भी 1 लीटर का मग्गा, 2 लीटर का, 4 का और 7 का, 14 का, 28 कैसे लगेंगे। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसा मग्गा लेके आऊं जो दोनों को एग्जैक्ट खाली कर दे। तो 1 लीटर वाला मग्गा तो इसको 21 बार में, इसको 28 बार में खाली कर देगा। लेकिन मुझे चाहिए बड़ा सा बड़ा मग्गा, कितने बार उसमें से डूबते रहूंगा पानी, ठीक। 2 लीटर वाला इसको खाली नहीं करेगा, इसको कर सकता है। वैसे ही 3 लीटर वाला देखो, 3 लीटर इसको खाली कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। एक और मुझे मिलेगा 7 लीटर। 7 लीटर ऐसा मग्गा होगा जो इसको 3 बार में, इसको 4 बार में खाली कर देगा, और यही सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला मग्गा होगा। तो ये दरअसल 7 क्या है, 7 एचसीएफ है। 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ और 28 को 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ। दोनों में एक ही नंबर कॉमन है 7, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखो 850 और 680 लीटर तेल है 2 टैंकर में। तो बड़े से बड़ा क्षमता वाला एक मग्गा ज्ञात करना है जो दोनों टैंकरों के तेल को निकाल दे, सटीक संख्या में माप सकता है। तो दोनों का क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो ये देखिए 680 और 850 एचसीएफ
ये 10 से तो मुझे जाहिर है, और ये 68 मुझे 17 इंटू 4 के रूप में दिख रहा है क्या, और ये 10 से तो मल्टीप्लाई हो गई, और ये मुझे 17 इंटू 5 के रूप में दिख रहा है। ये 10 कॉमन मिल गया और 17 कॉमन मिल गया, तो 10 इंटू 17 ही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो वो बड़े से बड़ा जो क्षमता है वो क्या है, 170 लीटर। 170 लीटर का जो भी कैन है वो इसको सटीक बार में निकाल देगा, इसको 5 बार में निकालेगा, इसको 4 बार में निकालेगा। चलिए आगे 57वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक किराने वाले को 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.40 प्रति किलोग्राम पर बेचकर उसे 10% का लाभ हो सके। अब ये कंसेप्ट जो है वो एलिगेशन और मिक्सचर का है। किसका है, एलिगेशन और मिक्सचर का। एलिगेशन मिक्सचर में समझना, दो प्रकार के अगर प्रोडक्ट दिए हो ए और बी, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट दिए हो ए और बी, और इसका एवरेज दिया हो, ठीक है, ए और बी का एवरेज दिया हो, ए प्लस बी का एवरेज दिया हो, औसत दिया हो दोनों को मिलाकर, तो ए और बी को मुझे किस अनुपात में मिलाना है ये मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, इसका यहाँ से माइनस करके एक संख्या लिखोगे, इसका यहाँ से माइनस करके एक संख्या लिखोगे, और यही आपका अनुपात निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा, सभी यूनिट बराबर होने चाहिए। तो इसको मैं एलिगेशन मिक्सचर से निकाल सकता हूँ, लेकिन एलिगेशन मिक्सचर का थोड़ा एक और एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे। एक किराने वाले को 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम, दो देखो, एक 120 रुपये और दूसरा 130 रुपये, दो वाले को मिलाना है, और किस अनुपात में मिलाए कि उसको मिश्रण को 136 रुपये में जब बेचेगा तो उससे 10% लाभ कमाना चाहिए। पहली बात तो ये समझो, ये जो 136.4 है ये सेलिंग प्राइस है, और ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो मुझे यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो 136.40 में वो बेचकर 10% प्रॉफिट कमाएगा। इसका ये मतलब है क्या कि ये जो 136.40 110% के बराबर है, और अगर ये 110% के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, ये रेशो मेथड से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ये 0 और ये 0 कट जाएगा, है ना, ये आप 1 दशमलव तो हटा ही दें, तो ये 1364 डिवाइड बाई 11 आ रहा है, ये 1 से जाएगा, 124 बार में चले जाएगा, ये 124 बार में जाएगा। तो ये देखिए 124 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर मैं बीच में क्या लिखूंगा, 124, जो दोनों को मिलाकर कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो रेशियो कैसे निकल सकते हैं, 120 और 124 का डिफरेंस यहाँ 4, और 130 और 24 का डिफरेंस 6, तो 6:4 यानी कि 3:2। ये आपका आंसर आ जाएगा 3:2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 58वां नंबर क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट का समय लें और इस क्वेश्चन को बनाकर देखें। 1 मिनट का समय लें और इस क्वेश्चन को बनाकर देखें। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू नंबर अ बुक हैविंग 4 to 8 पेजेस। 428 पृष्ठों वाली पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है। सोच के देखिएगा क्या हो सकता है आंसर। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार समझा देता हूं। मान के चलो पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 428 पेज की एक किताब है। अब उसको लाइन से क्रमांकित करने के लिए कितने संख्या लगेंगे, कितने अंक लगेंगे, समझो। जैसे 12 पेज की एक किताब है, तो 12 पेज की किताब है, पहला पेज नंबर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पेज, आठवां पेज, नौवां पेज, 10वां पेज, 11वां पेज और 12वां पेज। ये 12 पेज की किताब है। इसमें कितने अंक लगे सोचो। ये 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, 7 लगा, 8 लगा, 9 संख्या ये हुए। और फिर यहाँ पे ये 10वां नहीं है। यहाँ अंक कितने हैं देखो, एक अंक 1 है और दूसरा अंक 0 है, तो 9 प्लस यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर भी 2 अंक लग गया, और यहाँ पर भी 2 लग गया, तो 9 + 6 15 अंक लगे 1 से लेकर 12 पेज तक क्रमांक भरने में। तो सोचो 428 तक भरने में क्या आपको अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए ये बताइए। पॉज करके बस आंसर लाने का प्रयास कीजिए। बोरिंग का पानी। चलो लाइन से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए इसमें हम
एक अंकों वाली संख्या को अलग से लिखे, 2 वाले को अलग से किए, तो वैसे ही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 1 से 428 पेज हमको काउंट करना है। तो पहले तो मैं एक एक अंक वाली संख्या ले लेता हूँ। 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या होगी, तो टोटल कितने संख्या हो गए जी? 9 हो गए। तो 9 अंक लगेंगे, क्योंकि सारे अंक कितने एक एक वाले ही हैं, एक एक संख्या है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक दो दो अंक हो जा रहे कि नहीं, 2 डिजिट हो जा रहे हैं। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 10 से 99, पहले ये कितना हो रहा है ये समझो। तो टोटल 99 में से ये 9 घटा देता हूँ, 10 घटाओगे तो फिर वो 10वां रह जाएगा, है ना। तो टोटल 90 नंबर्स ऐसे हैं, 90 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, 90 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स हैं, तो भैया 90 पेज तक कितना अंक लग जाएगा? 90 इंटू 2 यानी कि 180। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 से लेकर 428, 100 से लेकर 428 तक 3 3 अंक लगेंगे। तो फिलहाल ये कितने अंक है उसको देख लो। तो कैसे निकालोगे? 428 से मैं 99 घटा दो। 99 अंक तो मैं पहले गिन चुका हूँ। 428 में 99 घटा दो तो ये आ जाएगा आपका 329। और इसमें 329 3 डिजिट्स वाले संख्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 9 3 27। तो लाइन से जोड़ दीजिए, 9 0 7 9 7 16, 1 9 9 8 17, 2 और 11, 1176 ये आंसर आ जाएंगे। 428 पेज की एक किताब को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है? 1176। बहुत अच्छा सवाल था। इस प्रकार का क्वेश्चन आप शायद नॉर्मल केस में फेस नहीं किए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं, इसको देखते हैं। चलो, ये जो बीच बीच में गैप है उसको आपको फिल करना है। कैसे फिल करोगे सोचो। इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक सीरीज फॉलो करता हो, सबसे पहले हमको संख्या गिननी होती कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो ये तो या 2 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 का तो बनेगा नहीं, 4 4 का बन सकता है, 5 5 का बन सकता है, 10 10 का बन सकता है। तो आमतौर पर एकदम छोटा और एकदम बड़ा तो रहता नहीं है, 4 या 5 हो सकता है। और उसमें भी क्लू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, QUAI और ये LY, बहुत सारे खैर संख्या दिख जा रहे हैं। चलो ठीक है, 4 या 5 इसमें अपन बांट सकते हैं ना, 4 या 5 के कैटेगरी में बांट सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो ये क्यू क्यू रिपीट हो रहा है क्या? 1 2 3 4, ये 5, फिर क्यू आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे शायद हो सकता है क्यू आए, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद फिर क्यू आ रहा है। तो एक बार 5 5 वाले में ट्राई करता हूँ, अगर नहीं होगा तो 4 में चल देंगे। तो देखिए सब में क्यू 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 कॉमन है नहीं, QUAI, ठीक, QUAI क्यू, यहाँ वाले सेकंड नंबर वाले में क्या आ जाना चाहिए? आपका क्यू आना चाहिए, फिर क्यू। तो ये 1 2 3 थर्ड नंबर वाले ब्लैंक में क्यू है, सब में क्यू क्यू है, तो क्यू वाला मैटर तो सुलझ गया। दूसरे संख्या कैसे जा रही है? यू के बाद यहाँ पर क्या आएगा उसको मैं देखता हूँ। फिर यहाँ से ये भी यू है और ये भी यू है, तो ये यू भी नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। चलो ठीक है, तो जो 1 2 3 4 5 5 गैप है ना, उसमें 1 2 3 दूसरे नंबर पर तो यू आ गया, तीसरे नंबर पर क्यू आ गया। चलो ठीक है, फिर ये तीसरा संख्या देखते हैं, ए के बाद यहाँ पर क्या मिल जा रहा है? वाई, फिर वाई के बाद यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे यू मिल जा रहा है। तो चलो ठीक है, एक बार मैं सॉल्व करके देखता हूँ। यू से ए से वाई जाने में क्या लगेगा मुझे? ए से वाई हो सकता है ये 2 अंक पीछे चल दे रहा है क्या? ए के पीछे जेड और जेड के पीछे वाई, मतलब -2 कर रहा है, -2 कर रहा है। वाई से मैं -2 जाऊंगा तो वाई होता है 25 23, मतलब मुझे मिलेगा क्या? डब्लू। तो यहाँ से वाई से मैं -2 जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? डब्लू। -2 जाने पे क्या मिल जाएगा? डब्लू। और ये आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ डब्लू आ गया, डब्लू में 2 कम किए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यू, जो कि 23 है, और 23 का 21 यू। तो यहाँ पे मुझे इतना मालूम चल गया कि ये क्या हो गया? डब्लू हो गया। तो यहाँ पर वो क्या जाएगा? डब्लू। ये आपका चौथा संख्या डब्लू। ओके।
अब लास्ट वाला बच गया, चलो ठीक, ये गैप तो आई आई, यही सब गैप है लाइन से, आई 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 हर जगह आई है, लास्ट वाला भी आई दिख जा रहा है मुझे, आई इसमें चिन्ह नहीं है, तो यू क्यू डब्ल्यू आई ये तो मुझे मिल ही गया यहीं से, और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये वाला हिस्सा एल होगा, पहला जो गैप होगा ना वो एल होगा, क्योंकि सब में एल 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 कॉमन दिख रहा है, तो एल यू क्यू डब्ल्यू आई ये मुझे आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सेट दिया हुआ है, दो सेट दिए हुए हैं आपके समझने के लिए, 180 45 90, 128 32 और 64, इनमें आपस में कुछ संबंध है, और वही संबंध आपको बचे वाले चार में भी खोजना है, चार में से किसी एक में। तो यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख जा रहा है कि 45 का दुगना 90 है, और ये 90 का दुगना 180 है, वैसे ही 32 का दुगना 64 है, 64 का दुगना 128 है, आगे ना। तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या मुझे जो उसको फिट बैठता हो? 56 का दुगना 112 और 112 का दुगना 224, पहला वाला ये ऑप्शन दिख जा रहा है, बाकी ये देखो ये तो दुगने दुगने भी नहीं जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61वां क्वेश्चन देखो, किसी कोड में HEG को 840 के रूप में लिखा गया है, किसी कोड लैंग्वेज में HEG को 840 के रूप में लिखा गया है, ZFD को 720 में। इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, HEG को भैया आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखिए, H का मतलब 8, E का मतलब 5 और G का मतलब 7, 8 5 7, और 8 5 7 को 840 के रूप में लिखा गया है। चलो ठीक, देखते हैं अगर ऐसा कुछ संबंध बनता है। JFD, J मतलब होता है 10, F मतलब होता है 6, D मतलब होता है 4, ये 1064 को क्या लिखा गया है? 720 लिखा गया है। चलो ये भी ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर ये 8 5 13, 13 प्लस 7 20, यहाँ पर 20 होता, खाली 20 होता, या 21 होता, 22 होता, छोटे नंबर रहते तो मैं प्लस माइनस करके देखने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर एकदम से बड़ा नंबर दिख गया है, HEG को 840 लिख दिया है, ZFD को 720 लिख दिया है, एकदम बड़े नंबर मिल रहे हैं, और बड़ा नंबर मल्टीप्लीकेशन करके ही संभव है, मल्टीप्लाई करके ही बड़ा नंबर आएगा। तो मैं 8 5 7 को एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 8 पंचे 40, और 40 इंटू 7 करोगे 280, 280 मिल रहा है। और ये देखो 280 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 840 मिलेगा क्या? हाँ। अब ये जो कंक्लूजन है, जो लॉजिक है, ये दूसरे वाले में भी फॉलो होना चाहिए। तो ये देखो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, और 60 इंटू 4 240, और 240 इंटू 3 करोगे ये 720 मिल रहा है क्या? हाँ। मतलब ये जो लॉजिक है एकदम फिट बैठ रहा है। तो हम चेक करते हैं जे डी के को कैसे लिखा जाएगा। तो जे को लिखते हैं 10, डी को लिखेंगे आपका 4, और के को लिखेंगे 11। तो 10 4 40, 40 और ये 440, और 440 इंटू 3 करूँगा मैं तो मुझे मिल जाएगा 1320। तो सही आंसर है 1320। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। असंगत विकल्प को छांटे, भैया संगत असंगत को देखने के लिए पहले इनका नंबरिंग कर दो। T फॉर होता है 20, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, A फॉर 1, B फॉर 2, ऐसे करके पूरा याद होना चाहिए। 20 18, N मतलब होता है 14, H मतलब होता है 8, O मतलब 15, ये 13, ये 9 और ये 3, R का 18 होता है, P 16 होता है, L 12 होता है, F 6 होता है, W 23 होता है, T 20 होता है, P 16 होता है, K 11 होता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करो, -2 -2 -2, ये -3, ये यही रिलेवेंट लग गया, यहीं पर ही पहला ऑप्शन मालूम चल गया, WTP के, यही रिलेवेंट है। ठीक है, चलो 63वां क्वेश्चन पर देखो, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 28 84 336। जब भी बड़े नंबर देखने को मिल जाए तो ये समझ लेना कि मल्टीप्लीकेशन हुआ है, प्लस माइनस नहीं हुआ है। मुझे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 7 और 28 जाने के लिए इंटू 4 किया गया है, 28 से 3 मल्टीप्लाई करके 84 किया गया है, फिर 84 इंटू 4 करके 336 किया गया है, फिर इंटू 3 करके 1008। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इंटू 4, और 1008 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4032 मुझे मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 64 क्वेश्चन जो है 64 नंबर का रीजनिंग में है, लेकिन रीजनिंग में आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मक्खियां बस करती हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं, वो अंग्रेजी को हिंदी में नॉर्मल कन्वर्ट किया है, फ्लाइज बस, जैसे बस बस वाला साउंड आता है ना, ठीक है, तो फ्लाई जो मक्खियां हैं भिनभिनाती हैं, बस करती हैं। वैसे पिजन्स यानी कि कबूतर क्या करते हैं? तो क्वैक क्वैक तो डक करता है, बदक करता है। कू देखो, कुकू कू, रोर तो दहाड़ने वाला हो गया भैया, ये तो टाइगर शेर रहते तो बात रहता। हाउल जो चिल्लाते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नरियाना,
ऐसा जो करते नहीं, वो भेड़ लोग हो गए, कुत्ते लोग हो गए, वो सब करते हैं। तो एक ही बच रहा है कू। बोले सर कुकू तो कोई और कोयल वोयल भी करती है, वो कुकू हो गया। खाली कू कौन करता है? पिजियंस, कबूतर करते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो 65 नंबर का क्वेश्चन, इससे पहले बहुत सारे मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए ब्लड रिलेशन के, जिसमें आपको रिश्ते बताने होते हैं कि ए बी का क्या लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। एक तरीका ये होता है कि हम पूरा उसको सॉल्व करें डायग्राम बनाकर, और दूसरा तरीका होता है हम डायरेक्ट वहीं से बना लें क्वेश्चन, एकदम शॉर्टकट तरीका। उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले मैं मैप से बनाकर आपको बताता हूँ। देखो बी परसेंटेज डी का मतलब है बी डी की बहन है, ओके। तो यहाँ पे ए इंटू बी एट द रेट सी, ये सब दुनियादारी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इंटू का मतलब देखता हूँ। इंटू मतलब क्या है? बी इंटू डी का अर्थ है बी डी का पति है, यानी कि ए बी का पति होगा। ए पति है, पति है, लड़का है तो मैं बक्से में रख रहा हूँ, लड़की होगी तो गोले में रखूंगा। और पति पत्नी का संबंध है, मैं डबल लाइन खींचकर बता रहा हूँ। ए बी का पति है। एट द रेट का क्या मतलब होता है? एट द रेट का मतलब होता है बी डी की सास है। बी एट द रेट सी, जो सी है वो सास है। सी जो है सास है, सास। सास मतलब इसके पति की माँ, ठीक है। अब ये पति है तो भैया इसका पत्नी है तो कोई ना कोई पति होगा, पति को देखेंगे बाद में। डॉलर, डॉलर का मतलब है बी डॉलर, डी का मतलब है बी डी की पत्नी है। तो जो सी है डी की पत्नी है, लो भैया डी यहाँ पे आ गया, डी की पत्नी। हैशटैग, हैशटैग का मतलब है बी, हैशटैग डी का मतलब है बी डी का भाई है। वैसे ही जो डी है वो ई का भाई है। ये लो भैया ई का भाई है। अब ई लड़का है लड़की अभी नहीं मालूम। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है बी डी का पिता है। बी डी का पिता है, एंड मतलब पिता। ई के का पिता होगा। चलो ठीक है भैया, ए का, ये के का पिता है। चलो ठीक है, पिता वो लड़की का भी पिता हो सकता है, लड़का भी का भी पिता हो सकता है। अब लास्ट में पूछा जा रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू के। ए का के से क्या संबंध है, यानी कि ए के का क्या लगता है, ए के बारे में पूछ रहा है। तो चलो ठीक है, ये देखते हैं कि ए के का क्या लगेगा। सॉरी, हाँ ए के का क्या लगेगा। ए, एक मिनट बस मुझे देंगे, कहीं क्वेश्चन में तो गलती नहीं है। अगर वो कज़न होना, सबसे कज़न आ सकता है एंड ए ई। पिता, पिता का भाई चाचा, ठीक है, पिता का भाई चाचा, चाचा की डॉलर, चाचा की ये तो मतलब चाचा का पत्नी चाची, और चाची द रेट, चाची की सास, ठीक है, चाची की सास भी, चाची की सास मतलब दादी, और दादी का ए इंटू, दादी का पता दादा। चलो ठीक है, थोड़ा अपना दादा आंसर निकल कर आ रहा है, ग्रैंडफादर है ना। यहाँ पर देखो ये पिता हो गए, पिता का भाई भी आपका पिता का भाई चाचा हो जाएगा। चाचा की, चाचा की जो बीवी है चाची, और चाची का बेटा एक कजिन में आ जा रहा है। थोड़ा सा कहीं अपन मिस्टेक कर लिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। ए इंटू बी, ए और बी हमने बनाया, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब है बी डी का पति है। चलो ठीक है, ए बी का पति हो गया, ओके। एट द रेट सी के बाद एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है बी डी की सास है, ठीक। तो बी की सास है, ए पति है, और बी, ओके। अपन एक छोटा सा एकदम माइनर मिस्टेक कर दिए, ये ना सब नीचे आता,
ये पूरा जो हिस्सा है वो नीचे आएगा। सॉरी 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 सॉरी, एक हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने। देखो ए इंटू बी, पहले तो मैं खैर आपको ये बता देता हूँ, नए तरीके से उसको दोबारा बना लेंगे हम। एकदम शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सकते हैं, वो डायग्राम में जाने में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो जाता है। क्या पूछ रहा है, ए का के से क्या संबंध है, ए का के से क्या संबंध है, यानी कि के का क्या लगता है। तो मैं के से डायरेक्ट जाता हूँ। ई एंड के, एंड का मतलब क्या है, देखो बी डी का पिता है, यानी यहाँ पर एंड मतलब के का पिता हो गया, ई या भी पिता हो गया। हैश टैग का मतलब है भाई, बी डी का भाई है, तो पिता का भाई यानी कि चाचा, ये डी चाचा हो गया। डॉलर मतलब पत्नी, चाचा की पत्नी कौन हो गई, चाची हो गई, चाची हो गई। एट द रेट का मतलब है सास, तो चाची की जो सास है, चाची की सास, चाची की सास मतलब चाची, और उसका पति चाचा, और उसकी माँ हो गई, है ना, मतलब चाची की सास तो चाचा, उसकी माँ, और उसकी माँ का पति के बारे में पूछ रहा है। इंटू मतलब क्या है, इंटू मतलब है पति, तो चाची की सास का पति यानी कि चाचा के पापा हो गए, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, दादा, दादा यानी कि ग्रैंड फादर। ठीक, अपन थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर दिए, अदरवाइज सब सही जाता। एक बार फिर से, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ए इंटू बी, ये लो, ए इंटू बी, इंटू का मतलब है पति, इंटू का मतलब पति, ए पति हो गया इसका, बी का। उसके बाद बी एट द रेट सी, तो दरअसल बी एट द रेट का मतलब है सास होना, तो बी सास है, अपन सी को सास बना दिए, बी को सास बनाना था। सास बनाए मतलब ये जो सी है वो नीचे आएगी, है ना, वो बहू हो जाएंगी, और बी जो है बी सास हो जाएंगी। ठीक, तो इसका कोई बेटा होगा, है ना, बेटा होगा, और उसकी कोई बहू होगी। ठीक है, और किसकी, सी की। चलो ठीक है, सी और डी का संबंध, एट द रेट का मतलब है पत्नी है, सी डी की पत्नी है, तो ये लो भैया, ये पति पत्नी हो गए। फिर हैश टैग का मतलब है भाई है, हैश टैग, तो जो ई है वो किसका भाई हो गया, डी का, ई इसका, डी और ई भाई हो गए, है ना, डी और ई भाई हो गए। और ई एंड के, जो के है, एंड का मतलब है के मतलब पिता है। ठीक है, तो ई पिता है किसका, के का, तो ये देखो, पिता, पिता, पिता का भाई वो चाचा, है ना, और चाचा का पापा क्या लगेगा, दादा लगेगा। ये चाचा की मम्मी, मम्मी का पति, उसका दादा ही लगेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाता है विभिन्न खंडों में। चलो ठीक है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं या धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं, मतलब या तैराक होने चाहिए या धनी होने चाहिए, लेकिन दोनों, तैराक और धनी नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले कितने टेनिस खिलाड़ी, तो टेनिस खिलाड़ी मतलब ये जो गोला है वो तो टेनिस खिलाड़ी रह गई, इतने टेनिस खिलाड़ी की बात कर ही रहे। चलो ठीक, इसमें या तो तैराक होना चाहिए या धनी होने चाहिए, लेकिन दोनों नहीं चाहिए। चलो ठीक है, टेनिस खिलाड़ी ये इससे बनाए हैं, और ये रेक्टेंगल इस टाइप का धनी व्यक्ति है, और जो सीधा खड़ा है वो तैराक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाले पूरे के पूरे धनी व्यक्ति, इधर तैराक, तो ये तैराक और धनी व्यक्ति, ये जो 11 संख्या दिख रही है, ये टकरा रहे, तो मैं 11 को हटा देता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या बच जा रहे हैं, ये देखो, जो टेनिस खिलाड़ी हैं और ये तैराक भी हैं, 6 और 10, और टेनिस खिलाड़ी हैं और धनी व्यक्ति हैं तो 9 और 5, तो 9 5 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 10 30, तो 30 ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जो या तो तैराक हैं या धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं हैं। ठीक है, अगले नंबर पर देखते हैं। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्या 1 से लेकर 6 अंकित है। ठीक है, इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, एक के विपरीत पूछा, एक मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा, मैं इसी को चुनता हूं। देखो 3 रूल रहता है, जब हमको एक नंबर कॉमन दिया गया हो, एक नंबर कॉमन दिया गया हो तो क्लॉकवाइज हम चलते हैं, एक नियम है। यहाँ पर ये 2 डाइस को पकड़ते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 5, 4 और 5, यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, तो जब 2 नंबर कॉमन देता है ना, तो जो नंबर कॉमन दिया उसको काट देते हैं, और जो भी नंबर बच रहा है वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो यानी कि 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 के अपोजिट क्या पूछा हुआ है, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, 6। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर देखो देखो,
आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। ये जो 60 डिवाइड बाई 255 है ना, अगर ये डिवाइड रहा तो दशमलव में आंसर आएगा, 140 हो ही नहीं पाएगा। समझना बात को। तो बाकी को बदले ना बदले वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिवाइड को जरूर बदलना पड़ेगा, है ना। समझ रही है, थोड़ा समय बचाएगा अगर इस प्रकार से आप सोचेंगे तो। इनटू प्लस ये छोड़ दो, ये इन प्लस और माइनस छोड़ दो, डिवाइड डिवाइड जहां पे इन्वॉल्व है ना उसको मैं पहले चेक करता हूँ। तो प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करके देखता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो डी ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तो डिवाइड की जगह प्लस कर दो भाई, 7 प्लस 255, और प्लस की जगह डिवाइड कर दो, बाकी को ऐसे ही रहने दो। और 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देखेंगे। बॉडमस रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड होगा, तो ये 7 प्लस 255 डिवाइड बाई 5, ये 5 पंचे 51, तो 7 प्लस 51 इंटू 3 आपका आ जाएगा 153। 153 प्लस 7 160 हो गया, 160 माइनस 20 आपका 140, यानी कि ऑप्शन सी सही है, प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करना है। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। काफ़ी मेहनत लगते हैं क्वेश्चंस निकालने में, नए नए क्वेश्चंस निकालने में, और जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं वो निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो काफ़ी मेहनत लगता है। अगर दीपक सर और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स पर अपना रिएक्शन ज़रूर दें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।